अस्सलाम वालेकुम। ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है और आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। इंट्रोडक्शन। फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट टूल्स बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। फंक्शन हमारे पास एक टूल होता है इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड की दो क्वांटिटीज को, दो मिकदारों को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। दे आर यूज टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज एंड हेंस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस। यानी हमारे पास ये जो फंक्शंस होते हैं वो किसी भी दो, जैसे हमारे पास डायमीटर और रेडियस दो क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस एंड टाइम जो हमारे पास रियल लाइफ क्वांटिटीज हैं, इनको हम अगर किसी चीज से रिलेट कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। जैसे हमारे पास डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल होता है, d इज इक्वल टू 2r, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। इसी तरह डिस्टेंस और टाइम भी हमें पता है, डिस्टेंस और टाइम का भी आपस में रिलेशन है। इसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू vt, v जो होता है स्पीड होता है, t जो होता है टाइम होता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन। The term function was recognized by a German mathematician Leibniz to describe dependence of one quantity on another. The following examples illustrates how the term is used. यानी हमारे पास जो जर्मन मैथमेटिशियन लिबनीज था उसने पहली बार जो है वो फंक्शन के टर्म को यूज किया, और नीचे जो हमारे पास एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दी हुआ है वो बता रही है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो किस तरह से दो टर्म्स को या दो क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करने के लिए यूज हो सकता है। जैसे हमारे पास एरिया ए ऑफ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन इट्स साइड्स, यानी अगर हमारे पास किसी स्क्वायर की एक साइड दी हो तो हम उससे उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब हम एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट एरियाज आ जाएंगे। अगर हम यानी साइड 2 पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास उसके हिसाब से एरिया आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर पुट करते हैं उसके हिसाब से एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया जहां हम एक्स में वैल्यूज पुट करते जाते हैं और हमारे पास एरिया का आंसर आ जाता है। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स ऑन द रेडियस आर, यानी जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है 4/3 पाई रेडियस पे, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, वो तो फिक्स ही रहेगा। रेडियस को चेंज करने से हमारे पास डिफरेंट वॉल्यूम्स आ जाएंगे स्फीयर के, यानी डिफरेंट रेडियस के स्फीयर के डिफरेंट जो वॉल्यूम्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो फंक्शन ऑफ आर है, यानी आर पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम। अगर प्रॉपरली मैथमेटिकली डिफाइन करें फंक्शन को तो वो होता है फंक्शन इज अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट correspond to one and only one element in the second set. तो फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है, कॉरस्पॉन्डेंस होती है, एक रिलेशन होती है दो सेट्स के दरमियान। मैथमेटिकली अगर हम कहें इस तरह से कि हमारे पास फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट का रिलेशन सेकंड सेट के किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ बन रहा हो। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं 2, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4। यहाँ पे अगर हम 3 पुट करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है 9। 4 पुट करते हैं तो 16 आ जाता है। यानी हमारे पास x की हर वैल्यू के लिए एक a की वैल्यू आ रही है। पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, उस हर x के लिए हमारे पास a का एक आंसर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर डेफिनेशन आ जाती है फंक्शन की। फॉर्मल डेफिनेशन, अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y। यानी हमारे पास फंक्शन जो है वो सेट x से सेट y के दरमियान एक रिलेशन, एक रूल है जो क्या कर रहा है, हमारे पास कैपिटल X वाला जो सेट है उसके किसी एलिमेंट को कैपिटल Y जो सेट है उसके किसी एलिमेंट Y के साथ रिलेट कर रहा है। जैसे हमारे पास ये X सेट के एलिमेंट्स है 2, 3, नेक्स्ट 4 अगर आ जाएगा तो ये 4, 9 ये हमारे पास Y सेट के एलिमेंट है। अब 2 के लिए जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एरिया क्या जो हमारे पास A इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो ये हमारे पास 2 से आ जाएगा 4, 3 से आ जाएगा 9, यानी ये हमारे पास x के एलिमेंट है और ये y के एलिमेंट है। तो फंक्शन क्या कर रहा है, एरिया वाला x के एलिमेंट को y के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। और यही हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि सेट x के किसी एलिमेंट x को y के किसी यूनिक एलिमेंट y से रिलेट करना फंक्शन को डिफाइन करता है। तो सेट x इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ फंक्शन। जो हमारे पास सेट x जो हम अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं वो हमारे पास डोमेन बन जाती है, और उससे जो हमारे पास y के एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी हम x2 चूज करें तो हमारे पास y4 आ रहा है, 3 चूज करें तो 9 आ रहा है। जो x के जो एलिमेंट्स हम चूज कर रहे हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, और उसको चूज करने से जो हमारे पास y सेट बनता है वो हमारे पास रेंज कहलाती है। नोटेशन और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, यानी हम किसी फंक्शन को किस तरह से मतलब इसको किस तरह से हम शो कर सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं, उसकी नोटेशन क्या हो सकती है।
इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन वेरिएबल x सच वे दैट x डिटर्मिन्स exactly one value of y, then we said that y is function of x. जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखे 2 के लिए हमारे पास 4 आ रहा है, 3 के लिए 9 आ रहा है, तो हमारे पास x के लिए हर x के लिए एक डिफरेंट y आ रहा है. अगर इस तरह की हमारे पास रिलेशन हो तो हम इसको लिख सकते हैं y is the function of x. Swiss mathematician Euler invented symbolic way to write the statement y is function of x. जो स्विस मैथमेटिशियन आइलर था उसने इसको लिखने का मैथमेटिकल तरीका निकाली है. तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कह रहे हैं ना कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये हम वर्ड्स वाली फॉर्म में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x. ये हमारे पास मैथमेटिकल नोटेशन, ये मैथमेटिकल वे आ जाता है फंक्शन को राइट करने का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x. इसको हम ऐसे रीड करते हैं. फंक्शन आर ऑफन डिनोटेड बाय द लेटर्स स्मॉल f, स्मॉल g, स्मॉल h, कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल H, सो ऑन. ये जो हमारे पास फंक्शन जनरली डिफाइन जो हमारे पास डिनोट होते हैं वो इन से होते हैं, F, G, H, या कैपिटल F, कैपिटल G या कैपिटल H. और भी हम अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको जो फंक्शंस के लिए यूज होते हुए नजर आएंगे बुक्स में भी, वो हमारे पास F, G, H स्मॉल में भी और कैपिटल में नजर आएंगे. जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली हमारे पास एक मशीन जैसा होता है, उसमें हम इनपुट पुट करते जाते हैं और हमारे पास आउटपुट आता जाता है. जैसे हमने एरिया वाली जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है एरिया वाली, उसमें अगर हम x में 2 पुट करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है 4, 3 पुट करते हैं तो 9 आ जाता है. यानी हम उसको इनपुट देते जा रहे हैं और जो फंक्शन है वो हमारे पास कैलकुलेट करके उसका आउटपुट हमें फाइंड करके देता जाता है. और इस पैराग्राफ में यही कुछ लिखा हुआ है कि फंक्शन कैन बी थॉट एज अ कंप्यूटिंग मशीन f दैट टेक्स इनपुट x, ऑपरेट इन सम वे एंड प्रोड्यूस exactly one output f of x. The output f of x is called the value of f at x or image of x under the f. यानी इसको हम जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आता था, वैल्यू ऑफ f at x या इमेज ऑफ x at f at x हमारे पास आ जाती है. इनको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं. और ये हमारे पास अगर हम देखें ग्राफिकली तो हमारे पास ये आ रहा है कि इनपुट हम करते जाते हैं फंक्शन में और वो हमें आउटपुट निकाल के देता जाता है. अब नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल. अब जो हमने फंक्शन पढ़ा उसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक x और एक y. ये नाम क्योंकि कॉमन इसलिए हम x और y लेते हैं, हम और भी नेम्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास यूज हो रहा है हम ले रहे हैं x की वैल्यूज अपनी मर्जी से ले रहे हैं और उसके नतीजे में हमारे पास y के रिजल्ट आ देंगे. यानी y जो हो रहा है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ x आता है. तो x हम अपनी मर्जी से चूज करें, हम किसी भी 2 का हमने एरिया निकालना है, 3 का एरिया निकालना है, 4 का एरिया निकालना है, ये हम x में चूज करें, ये अपनी मर्जी से चूज करें. इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f. यानी जो फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ये x है जो हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं. एंड द वेरिएबल y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल f, क्योंकि जो x जो हम पुट करें उसके नतीजे में हमारे पास y का रिजल्ट आ रहा है, वो हम खुद नहीं चूज करें, वो x का जो हम पुट करें उसके हिसाब से हमारे पास y का आंसर आ जाता है. तो y जो है वो डिपेंड करता है x पर, यानी हम x की क्या वैल्यू लेते हैं उससे हमारे पास y का आंसर आता है. तो इसलिए हमारे पास जो x है वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं कर रहा किसी पर, और जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पर, इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. और क्योंकि यहाँ पर हम रियल वैल्यूज की बात करें, अगर f हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन होगा, अगर हम फंक्शन जो है हमारे पास फंक्शन इन विच द वेरिएबल्स आर रियल नंबर, यानी जो हमारे पास x और y के जो आंसर्स आ रहे हैं वो सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि f जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है. क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो सकता है अगर रिजल्ट में हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही हो, लेकिन अगर हमारे पास वेरिएबल सारे रियल नंबर्स हैं तो हमारे पास जो f है वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा. एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ डिफाइंड ऑलरेडी x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1. अब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पर इसको हमने फाइंड आउट करना है, यानी f ऑफ एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू माइनस 2 पे, एट x इज इक्वल टू 1 प्लस x पे, एट x इज इक्वल टू 1 ओवर x पर. यानी जो फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आते जाएंगे. f की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह 0 आ गया, 2x ये भी 0 हो गया, 4x 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, माइनस 1 आपके पास टोटल रिजल्ट आता है माइनस 1. सेकंड में हमने क्या किया, x की जगह 1 पुट कर दिया, जहां जहां x था वहां हमने 1 पुट कर दिया, टोटल रिजल्ट हमारे पास 2 आ गया. इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास -2, जहां जहां हमारे पास x था वहां हमने -2 पुट कर दिया. यहाँ पर भी x² में ये -2² आ गया, 4x में हमारे पास 4 -2 आ गया, -1. इसको सारा कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया -25. इसी तरह 1 प्लस x, जहां जहां पर हमारे पास x था वहां उसको हमने 1 प्लस x से रिप्लेस कर दिया. ये 1 a प्लस b का होल क्यूब जो फॉर्मूला होता है वो खुल गया a³ प्लस
3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, वो हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो गया, माइनस यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, ये फॉर्मूला ओपन होकर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 × 1 प्लस x मल्टीप्लाई कर दिया 4, ये 4x आ गया, -1 आ गया, उससे हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बन गया x³ x सबसे बड़ी जो पावर थी वो पहले लिख दी, फिर x² वाले को हमने जो x² वाले थे उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया, फिर उसके बाद x वाली टर्म आ गया, उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास था 1/x, जहां जहां x था उसी फंक्शन में हमने 1/x पुट कर दिया, 1/x पुट करने से हमारे पास बन गया यहाँ पर 1/x³ बन गया, ये वाली फॉर्म आ गई, 2/x - 2/x² बन गया, 4/x - 1 आ गया। यहाँ पर हम x नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि अगर हमने x इक्वल टू 0 ले लिया तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये फंक्शन x इक्वल टू नॉट 0, जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल हम लेते हैं और वो डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम रियल नंबर जब हम ले रहे होते हैं तो हम नॉट इक्वल टू 0 लिखते थे, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, ये अनडिफाइंड, इसको छोड़ के बाकी हर जगह पर ये फंक्शन का आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, f(x) हमारे पास दिया हुआ है x² और इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। जो डोमेन और रेंज की हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग डोमेन वो होती है, x की वैल्यूज होती है जो हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं, और जो रेंज होती है वो हमारे पास उससे जो आंसर्स निकल रहे होते हैं वो हमारे पास रेंज होते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो y के आंसर डिपेंडेंट वाले आ रहे होते हैं वो हमारे पास रेंज होती है। f(x) is defined as for every real number of x। अब हमारे पास डोमेन जब हमने निकाले हैं तो हमने वो सारे आंसर निकाले जहाँ पे फंक्शन हमारे पास डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो रहा हो। x² अनडिफाइंड कब होता है? जब हमारे पास डिनोमिनेटर में समथिंग, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा, अगर नीचे हमारे पास 0 होता तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, a/0 अनडिफाइंड। ऐसी तो केस हमारे पास है नहीं, ना ही हमारे पास x में कुछ रियल नंबर पुट करने से हमारे पास कोई ऐसा आंसर आ जाता है जो आपके पास रियल नंबर ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में चला जाए या अनडिफाइंड हो जाए। x में हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा जो रियल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास f(x) जो है वो हर रियल नंबर पे डिफाइंड है, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो उसको अनडिफाइंड कर दे, जो उसको रियल फंक्शन ना रहने दे। तो हमारे पास जो f(x) की डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। और जो इसकी डोमेन है, अगर हम इसकी डोमेन देखें, डोमेन से क्या होगा, x पुट करने से हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे पास रेंज बनती है। आप यहाँ पर -1 पुट कर दो तब भी आपके पास +1 आएगा, -2 पुट कर दो +4 आएगा, -3 पुट कर दो +9 आएगा। यानी आपके पास x² से कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। आप x में नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हो, आपके डोमेन में नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपका रेंज के आंसर निकलेंगे उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो रेंज है वो f(x) से निकल रही है। डोमेन आपकी x से निकलती है और जो रेंज है वो f(x) या y से निकलती है। x में आप पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब कुछ पुट कर सकते हो, आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो f(x) है वो हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है और वो उसकी डोमेन है, हर रियल नंबर उसकी डोमेन में आ जाता है। जो रेंज है, क्योंकि वो रेंज जो है वो x² से f(x) यानी x² से निकल रही है, और x² किसी भी में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता, सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। इसलिए इसकी जो डोमेन है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे, सारी डोमेन में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे और रेंज में हमारे पास सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल नंबर 3 में दिया हुआ है x/(x²-4)। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक नंबर है और ये अनडिफाइंड हो सकता है। जहां पर हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है वो पॉइंट्स हमारे पास डोमेन में नहीं आते, उनको हमने डोमेन से निकालना होता है। अगर यहाँ पर आप x2 पुट करते हो तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - 4 0, तब भी अनडिफाइंड हो जाएगा, a/0 आ जाएगा। अगर आप -2 पुट करते हो तब भी -2 का स्क्वायर +4 आएगा, +4 और -4 ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0, तब भी हमारे पास जो है वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी @2 @ -2 ये हमारे पास फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड है। इसलिए डोमेन में से हम क्या करेंगे, 2 और -2 निकाल देंगे। सारे रियल नंबर्स की डोमेन में आएंगे सिवाय 2 और -2 के। अगर हम रेंज देखें, इसकी रेंज में सारे रियल नंबर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पुट कर आपके पास, अगर आप -2 और +2 को इग्नोर करके बाकी सारे नंबर पुट करो तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस कोई नेगेटिव नंबर ले लो तो ये नेगेटिव, जैसे आप यहाँ पर ले लो आप ले लो -6 ले लो, -6 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 36 - 4, ऊपर नेगेटिव नंबर नीचे पॉजिटिव नंबर, तो आपके पास ये नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह आप -3 ले लो तो -3 और या -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और तब भी नेगेटिव आ जाएगा। अगर
अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ले लो 36 माइनस 4, यहाँ पर ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव आ जाए, माइनस आप ले लो -1, यहाँ -1 हो जाएगा, यह 1 - 4 आ जाएगा, तो ये 1 - 4 हो जाएगा, -3, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो इससे हमारे पास जो टोटल रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। यानी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर आप 0 ले लो तो यहाँ पर आंसर में 0 भी आ सकता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो हमारे पास f(x) से नहीं निकल सकती अगर हम 2 और -2 पुट ना करें तब भी। तो इसकी जो रेंज है उसमें सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, और डोमेन है उसमें हमारे पास -2 और +2 के अलावा सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। f(x) हमारे पास क्या है, x² - 9 होल स्क्वायर रूट। इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि हम रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाता है तो हम उसको अनडिफाइंड कंसीडर करेंगे, क्योंकि रियल नंबर के सेट में हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट, यानी -1 का अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो आयोटा बन जाता है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में जा रहा है, और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम सिर्फ रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव आता है उसको भी हम फॉर रियल नंबर अनडिफाइंड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे नंबर जहां से ये स्क्वायर रूट नेगेटिव हो जाए वो हमने डोमेन से निकाल देना है, क्योंकि वो हमारे पास फिलहाल के लिए रियल नंबर के लिए अनडिफाइंड ही कंसीडर होंगे। लेट x हमारे पास इंटरवल ले लें -3 से 3, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। अगर हम -3 से लेके 3 तक के दरमियान -3 अगर हम पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, +3 पुट करें तो 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट 0 और 0 एक रियल नंबर है, तो वो तो हमारे पास कंसीडर होता है। लेकिन -3 से छोटा बड़ा नंबर और 3 से छोटा नंबर जो होगा वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ले आएगा, और नेगेटिव स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारे पास आयोटा वाली फॉर्म में चला जाता है। जैसे अगर आप यहाँ -2 पुट करते हो तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 - 9 क्या हो जाता है -5, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। और यहाँ पर अगर आप 2 पुट करते हो तब भी यही आ जाता है। तो -3 और 3 के बीच वाले जो नंबर्स हैं उनमें हमारे पास स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, और ये हमारे पास डोमेन में से निकल जाएंगे। यानी हम डोमेन कहाँ से लेंगे, -∞ यानी जो हमारे पास नेगेटिव नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके -3 तक ले सकते हैं, और +3 से लेके पॉजिटिव नंबर जहां तक एंड हो रहा है वहां तक ले सकते हैं। मतलब इन्फिनिटी तक हम ले सकते हैं, जो एंड तो नहीं हो रहे नंबर, लेकिन जहां तक भी उसकी रेंज आती है हम सारे नंबर्स ले लेते हैं। बीच वाले जो -3 और 3 के दरमियान वाले नंबर्स हैं उनको हम निकाल देंगे। उनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल टू 3। जब उसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास यही फॉर्म में जाती है, -3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। जहां इन्फिनिटी होगा वहां हम ओपन वाली ब्रैकेट्स लगा लेंगे, जहां पे हमारे पास फिक्स नंबर है वहां पे हम क्लोज्ड ब्रैकेट्स लगा लेंगे। और इसकी जो रेंज है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि जब नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में आ ही नहीं सकते, पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। जब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही होता, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं निकल सकता, तो इसलिए हमारे पास यहाँ से नेगेटिव नंबर सारे चले जाएंगे। 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं उसकी रेंज में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस। ग्राफ जो होता है, इफ f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स देन द ग्राफ ऑफ in the xy plane is defined to the graph of equation y is equal to f of x। और हमारे पास f रियल वैल्यूड फंक्शन है और जो फंक्शन है वो भी रियल नंबर का, यानी x भी रियल है और जो f का आंसर आ रहा है वो भी रियल नंबर है, तो उसका ग्राफ हमारे पास xy प्लेन में बनता है। जैसे हम एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, वर्टिकल लाइन पे भी हम पॉइंट ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी पॉइंट्स ले लेते हैं, और हमारे पास पॉइंट्स x और y कोऑर्डिनेट्स वाली जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास ये सारे इस तरह वाली फॉर्म में एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हर पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, एक्स वाली लाइन में हम हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लेते हैं और जो वाई होता है वो वर्टिकल लाइन में ले लेते हैं। वो सारे पॉइंट्स को हम डॉट वाली फॉर्म में लिख के फिर उन सबको ड्रॉ कर लेते हैं, वो हमारे पास पूरा ग्राफ बन जाता है एक्स वाई प्लेन में। The graph provides a visual technique of determining whether the set of points represent a function or not. If a vertical line intersects a graph in more than one point, it is not the graph of function। यानी हमारे पास जो ग्राफ होता है वो विजुअल टेक्निक बताता है, यानी हम अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ मतलब किसी चीज का ग्राफ है तो हम बता सकते हैं किसी के वो फंक्शन बनता भी है या नहीं। क्योंकि अगर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करें ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर और वो एक पॉइंट पर कट करती है तो वो जो ग्राफ बन रहा है वो फंक्शन का ग्राफ होगा। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास कुछ ग्राफ्स गिवन है।
अब यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो ये एक पॉइंट पर कट कर, अब इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ये एक ही पॉइंट पर टच करेगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। इस पे भी आप किसी भी पॉइंट पर कट करके देख लो वर्टिकल लाइन से, आपके पास जो ग्राफ है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसको भी देख लें, यहाँ पर अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ तो ये एक ही पॉइंट पर कट करेगा, लेकिन इस ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर सकता है। ऐसी एरियाज है जहां पर अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास जो ग्राफ है वो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। ये वाला भी फंक्शन नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करता है, ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि ये पॉइंट्स कुछ पॉइंट पर एक से ज्यादा बार कट कर सकता है। मेथड टू ड्रॉ द ग्राफ। अब हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं? ग्राफ हमारे पास क्या होता है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ऑफ एफ एक्स, वी गिव आर्बिट्रेरी वैल्यूज टू द चॉइस ऑफ x, यानी हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसमें हम अपनी मर्जी से चॉइस से कोई भी वैल्यूज देंगे एंड फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। यानी हमने एक सवाल भी किया जहां पे हमारे पास y या f ऑफ x दिया हुआ था, वहां हमने अपनी मर्जी से 0 पुट किया, 1 पुट किया, 1/x पुट किया और हमने y की वैल्यूज निकाली। उसी तरह हम अपनी मर्जी से x को वैल्यूज देते जाएंगे और हमारे पास y के रिजल्ट निकलते जाएंगे। उससे हमने एक टेबल ड्रॉ कर लेना जिसमें हमारे पास एक x के लिए एक y1, x2 के लिए y2, x3 के लिए y3, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और ये पॉइंट्स को हमने उस ग्राफ मतलब XY प्लेन पर प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद हमने उसको लाइन से मिला देना, इससे हमारे पास पूरा ग्राफ बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द डोमेन और रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू f of x होता है, वो x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। यहाँ पर हमने f of x डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे ना तो डिनोमिनेटर में है तो अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ना तो स्क्वायर रूट है इसलिए नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं बन सकती, तो हमारे पास ये हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। अनडिफाइंड वहां हो सकता है या तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए या फिर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए जहां पर चांस हो कि नेगेटिव स्क्वायर रूट आ सकती है। उन पॉइंट्स पर रियल नंबर जो होते हैं वो अनडिफाइंड होते हैं। यहाँ पर ना तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर है ना स्क्वायर रूट है जहां पर नेगेटिव नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो हर पॉइंट पर डिफाइंड है, यानी हम x की हर वैल्यू ले सकते हैं, कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा। फर्दर फॉर एवरी रियल वैल्यू x y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज द नॉन नेगेटिव नंबर, क्योंकि x स्क्वायर है इससे हमारे पास नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमने इस तरह से टेबल बना लेना है। हम अपनी मर्जी से जरूर, यहाँ पर -3 to 3 लिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कहीं भी पॉइंट्स चूज कर सकते हो, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 0 लिया हुआ है और 0 के दोनों साइड्स पर, क्योंकि 0 हमारे पास ओरिजिन पे आ जाता ना, इसलिए उन्होंने 0 एक पॉइंट लिया हुआ है और उसके लेफ्ट और साइड पर 3 पॉइंट्स लेकर ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर में 0 पुट करते हो तो 1 आ जाता है, 1 पुट करते हो तो आपके पास 2 आ जाता है, 2 पुट करते हो तो 5 आ जाता है, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 1 5 आ जाएगा, 3 लेते हो तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप -1 पुट करते हो तो +1 वो भी +2 आ जाएगा, -2 पुट करते हो तो 4 + 1 5, -3 पुट करते हो तो 10 आ जाएगा। अभी हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हमने x और y को कंबाइन करके x जैसे हमारे पास 0 और 1 है, तो यहाँ पर जहां हमारे पास x 0 है वहां y ये 1, ये पॉइंट आ गया। इसको हमने डॉट बना लिया या आपने इसको सर्कल कर दिया इस पॉइंट को। -2 और 5, अब ये -2 था और यहाँ पे हमारे पास 5 वाला पॉइंट जो था, ये वाला 5 वाला पॉइंट बनता था, उसने 5 वाला पॉइंट यहाँ से डॉट लगा लिया। बाद में इन्होंने इसको इस तरह सारे पॉइंट, -1 था तो उसको 2 आ गया, ये -1 था, -1 ये 2 से टच हो गया। जहां पे ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं ना x और y वाले, वहां पर उनको हम ले लेते हैं। यहाँ से हमने पॉइंट्स ले लिए और उसके बाद जब ये सारे पॉइंट्स हमने टच कर लिए, प्लॉट कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया है उसको ग्राफ वाली फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ डिफाइंड पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे पास पार्ट्स में लिखे होते हैं। जैसे यहाँ 0 से लेके 1 पर फंक्शन जो x है और 1 से लेके 2 तक जो है वो हमारे पास x - 1 है। यानी हमारे पास जो फंक्शन है एक ही फंक्शन है लेकिन वो अलग अलग x की वैल्यूज के लिए अलग है, यानी 0 से 1 पर अलग डिफाइंड है और 1 से 2 पर अलग डिफाइंड है। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, यानी वो हिस्सों में डिफाइंड होता है, पार्ट्स में डिफाइंड होता है। अब इसको हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है और इसका ग्राफ बनाना है।
ये डोमेन, अब डोमेन जो है क्योंकि वो x की सारी वैल्यूज हो जाएंगी तो उन्होंने क्या कर दिया, दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर लिया, 0 से 1 और 1 से 2, यानी जो पूरी डोमेन बनती है वो 0 से लेके 2 तक है। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई, क्योंकि इस पार्ट में वो कहीं पे भी अनडिफाइंड तो नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट 0 से 1 पे डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि उसके डिवाइड नहीं है, डिवाइड में कुछ नहीं है और ना ही स्क्वायर रूट है, और ना ही ये पार्ट 1 से लेकर 2 पे अनडिफाइंड हो सकता है क्योंकि ना तो डिवीजन में कुछ है ना स्क्वायर रूट में कुछ है। तो 0 से लेकर 2 तक ये वाला पार्ट भी डिफाइन है और ये वाला पार्ट भी डिफाइन है, तो हम इन दोनों के डोमेन को कंबाइन करके 0 से 2 लिख सकते हैं, यानी पूरे फंक्शन की जो डोमेन है वो 0 से 2 है। इसके बाद उन्होंने इसको टेबल वाली फॉर्म में लिख लिया, 0 से लेके 1 तक था तो यहाँ पर 0 से लेके 1 तक ही वैल्यूज दी, 0 से लेके 1 तक x था तो ये 0 x, यानी जो y है वो f है और f जो है वो x है, यानी जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू है। जब x 0 है y भी 0 है, x 0.5 है y 0.5 है, x 0.8 है, ये आपकी चॉइस है। आप 0 0.5 0.8 नहीं लेना, आप 0 1 2 भी ले सकते हो, -1 या आप वैसे सिंपल जो आपके पास फंक्शन होता है उसमें तो आप इस तरह ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने 0 1 के बीच में लेना है तो आप अपनी 0.5 और 0.8 तो आप चॉइस है आपकी, 0.5 आपको नहीं लेना, 0.8 नहीं लेना, तो आप यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर सकते हो, लेकिन आप 0 to 1 के बीच में, सॉरी मैं 0 से 1 के दरमियान में ही आपने रहना है क्योंकि ये जो x वाला है वो 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है। तो 0 से लेके 1 तक आपने जो भी वैल्यूज लेनी है आप ले सकते हैं, लेकिन वो 0 to 1 के बीच में हो। तो यहाँ हमने आ गया। नेक्स्ट आपके पास था 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक आपने वैल्यूज ले ली, 1.1 ले ली, 1.5 1.8 2 तक ले ली। ये हमारे पास क्योंकि -1 था, 1.1 में से -1 हुआ तो ये आ गया 0.1, 1.5 में से -1 हुआ 0.5 आ गया, 1.8 में से -1 हुआ तो ये इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स आ गए। फिर इन पॉइंट्स को भी ग्राफ वाली फॉर्म में लिख लिया, 0 0 था, 0.5 ये इन्होंने 0.1 0.2 इस क्योंकि पॉइंट्स में तो सारे यहाँ पे ग्राफ पे भी पॉइंट्स वाली फॉर्म में ही लिखा, 0.1 0.2 0.3 0.5 यहाँ पे भी 0.5 है और यहाँ पे भी 0.5 है, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ डॉट लगा दिए। 0.8 पर ये 0.8 था और ये 0.8 ये इस पॉइंट पर आके कट होता है तो यहाँ पर डॉट लगा लिया। इस तरह ये ग्राफ बना लिया और 1.1 और 0.1 यहाँ पर 1.1 ये रहा और यहाँ 0.1 ये रहा, ये इस पॉइंट पे मीट होते थे यहाँ लगा लिया इस तरह से इनके, क्योंकि पीस वाइज था तो इसलिए इसका ग्राफ भी जो है वो पीस वाइज ही बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास पहला जो है वो अलजेब्राइक फंक्शंस आ जाते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमारे पास होता है ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास कांस्टेंट हो एक्स एन हो प्लस एक कांस्टेंट और फिर एक्स की पावर, यानी एक्स की पावर डिक्रीज हो रही हो, यानी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, इस तरह से हमारे पास एक्स की आ रही है उसके साथ कोई ना कोई नंबर हो तो वो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होता है। अ फंक्शन ऑफ पी ऑफ फॉर्म ए एन एक्स एन प्लस ए एन -1 एक्स एन -1 प्लस ए एन -2 एक्स एन -2 अप टू सो ऑन ए नॉट, ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होता है फॉर एक्स, जहाँ पे ए एन -1 ए नॉट ये सारे रियल नंबर्स होते हैं और ये एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं, और जो फंक्शन होता है वो पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। डोमेन और रेंज जो होती है उनकी वो हमारे पास रियल नंबर, पूरे रियल का नंबर का सेट जो होता है उसकी डोमेन और रेंज होती है। ए एन नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर हमारे पास पोलिनोमियल है यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के साथ वाला नंबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 है तो ये पूरा टर्म ही नहीं है, तो हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम होती है वो 0 नहीं होता, और जो हमारे पास एन पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है उस पोलिनोमियल फंक्शन की। ए एन जो होता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है पी ऑफ एक्स का। जैसे हमारे पास 2x4 है -3x³ है प्लस 2x माइनस, हो सकता है बीच में से जैसे यहाँ पे x² मिसिंग है वो मिसिंग हो सकता है, लेकिन आपके पास x4 x3 x2 x1 इस तरह से हमारे पास अगर फंक्शन हो तो वो फिर यहाँ समझ लें आपके पास जो x² था वो 0 के साथ 0x² है। x4 इसकी मैक्सिमम पावर है तो इसकी जो डिग्री होगी वो 4 होगी, और जो इसके मैक्सिमम पावर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 3 2 1 ये कोफिशिएंट है, और मैक्सिमम वाला जो पावर के साथ कोफिशिएंट है वो 2 है, इसलिए हमारे पास ये होता है पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 और विद लीडिंग कोफिशिएंट 2 आ जाता है। लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो x की पावर होती है मैक्सिमम वो 1 होती है। जैसे हमारे पास 3x + 4, यहाँ पे x की पावर ना x² हो सकता है ना x³, सिर्फ x आएगा और साथ कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, और वो कांस्टेंट टर्म जरूरी नहीं है। 3x अगर होता तब भी ये हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है। 3x + 4 5x + 9 ये सारे जो होते हैं वो लीनियर फंक्शन होता है, जहाँ पे हमारे पास फॉर्म जो होती है वो ax + b होती है। a 0 नहीं हो सकता क्योंकि a 0 होगा तो x नहीं हो सकता, वो खत्म हो जाएगा। b 0 हो सकता है, आपके पास 4x सिर्फ 4x हो सकता है, 5x हो सकता है,
लेकिन बी जीरो हो सकता है लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता। जिसमें हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 हो, यानी एक्स की मैक्सिमम पावर 1 हो और उससे बड़ी पावर्स ना हो, लीनियर फंक्शन कहलाता है। और इसकी डोमेन और रेंज होता है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम सेम को सेम यानी एक्स को एक्स से ही पेयर करें। अभी हमने एक ग्राफ भी बनाया, 1 के लिए 1 था, 0.5 के लिए 0.5 था। ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन लाते हैं जिसमें हमारे पास x की भी जो वैल्यू है वो y की भी वैल्यू आ जाता है। तो उसको हम y लिखने की बजाय x ही लिख देते हैं, x to x आ जाता है। 1 के लिए आंसर हमारे पास 1 आता है, 2 के लिए आंसर 2 आता है। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फॉर एनी सेट x अ फंक्शन I from x to x of the form I of x is equal to x for all x belongs to x is called identity function. Its domain and range is the set itself, यानी जो सेट x है वही उसकी डोमेन है और वही इसकी रेंज है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन पार्टिकुलर x इज इक्वल टू r फॉर I of x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r इज द आइडेंटिटी फंक्शन। यानी हमारे पास जो x की वैल्यू है y की वही वैल्यू है, ये ऐसा फंक्शन हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और उसमें हम यहाँ सेट x और जो y वाला सेट है उसको हम x सेट ही लिख देते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, let x and y be the set of real number. A function c x to y defined as c of x is equal to a, where x such that for all x belongs to x, a belongs to y and fixed is called constant function. कांस्टेंट फंक्शन ऐसा होता है जिसमें हमारे पास जो y होता है वो फिक्स होता है। हम x में कुछ भी चेंजिंग करते हैं y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। यानी c of x जो है वो एक a फिक्स नंबर a2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। यानी आप x की जगह 1 पुट करें तब भी, जैसे ये एग्जांपल है c of x इज इक्वल टू 2, अब x की जगह 1 पुट करो तब भी 2 रहेगा, 2 पुट करो क्योंकि राइट हैंड साइड पर x ही नहीं है तो वो सिर्फ 2 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जो p of x और q of x, जहाँ p of x और q of x दोनों जो है वो पोलिनोमियल्स हों। पोलिनोमियल वही जो अभी हमने पढ़ा है। पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास x की पावर जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही हो, उसमें से कुछ टर्म्स मिसिंग भी हो सकती है, जैसे x2 लेकिन x4 x3 इस वाली फॉर्म में जो हमारे पास फंक्शन होता है, ये x किसी एक वेरिएबल की पावर वाली फॉर्म में जो हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा होता है, वो हमारे पास जो होता है पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। अगर पोलिनोमियल फंक्शन के डिवीजन हो के ऊपर भी हमारे पास और नीचे भी p of x और q of x दोनों डिवाइड हो रहे हो, तो जो फंक्शन जिससे बनेगा r of x उसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। q of x नीचे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में होगा, जो नीचे वाला है वो जीरो नहीं हो सकता, और ये हमारे पास रैशनल फंक्शन हो जाता है। इसकी डोमेन जो होगी वो हमारे पास सारे रियल नंबर का सेट हो सकता है सिवाय जीरो के, क्योंकि जीरो रियल नंबर है, लेकिन अगर हम यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो पूरा रिजल्ट है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम जीरो के अलावा बाकी सारे फंक्शन पुट करके इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे पास रैशनल फंक्शन हो जाता है। आज के लिए यही टॉपिक से नेक्स्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करना है।